राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राज। सो गाइस, आज हम लोग विश्व युद्ध के जनित परिस्थितियों के बारे में पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है और हमारा क्वेश्चन है 1929 ईस्वी से 32 ईस्वी की आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। इसका पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये हमारा स्पेशली एमए हिस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि एमए हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है और जो कि पहले से यूट्यूब में पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन दिया गया है वो उतने पॉइंट कवर नहीं है जितने की होनी चाहिए। तो चलिए एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डायरेक्ट उसी से के अंदाज में हम लोग पढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस बार हमने पहले 1 पॉइंट डिस्कस किया था। वो पहला पॉइंट क्या था? वो था हमारा आर्थिक चक्र, वो मैंने आपको समझा दिया था। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, विश्व युद्ध जनित परिस्थितियाँ। इतिहासकार A.F. गे का कहना है कि इससे पहले भी भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं। उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी आना स्वाभाविक होता है। उसी तरह जब ये विश्व युद्ध हुआ वो तो बहुत अधिक दिनों तक चला, लगभग 1914 से 18 तक, मतलब 4 सालों तक। ये 4 सालों में जब ये स्थिति चली थी तो संपूर्ण विश्व तो युद्ध में मग्न था। तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लायक ना ही कहीं कृषि हो रही थी उतनी अच्छी स्थिति से, और ना ही कुछ यह मार्केट आर्थिक साइकिल चल रहा था, जिस कारण इतिहासकारों का कहना है कि बड़े से बड़े युद्ध होने के पश्चात उस देश में या उस देश में या उसके आसपास के देशों में आर्थिक मंदी आना तय होता है। जैसा अगर यहाँ पे कुछ होगा, अगर मान लीजिए ये आर्थिक मंदी, अगर यहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, समझ लीजिए यहाँ पे युद्ध हो रहा, ठीक है, यहाँ पे युद्ध हो रहा। युद्ध को हम लोग आग से दर्शाते हैं, ठीक है, आग जल रहा पूरा। तो अगर यहाँ पर आग जलेगा तो उसका इम्पेक्ट आसपास वाले घरों में भी तो होगा। तो ये उसी तरह से ये जैसा ये यूरोप है, ठीक है, सॉरी, ये जैसा हमारा यूरोप है, तो उसका इफेक्ट हमारा एशिया पे पड़ेगा, एशिया में भी पड़ेगा, अमेरिका में भी पड़ेगा और हमारा साउथ अफ्रीका भी पड़ेगा। तो इसी तरह से हर जगह पे पड़ेगा। इसी तरह ये सभी परिस्थिति जब ये युद्ध हुआ और इसके पश्चात जितने भी युद्ध हुए थे उसके पश्चात ये आर्थिक मंदी आना तय होता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ये पॉइंट है अमेरिका पूंजी का केंद्रीकरण। जब ये आर्थिक मंदी आया तो अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट हुआ करता था वहाँ पर कुछ लोगों के पास अधिक समृद्धि थी। जैसा कि मैंने अगले पॉइंट में कहा था, पहला पॉइंट में, कि 95% जो पैसा था वो सिर्फ 5% लोगों के पास आ गया था। और ये जो 5% पैसा था ये 95% लोगों के पास आ गया था। इससे स्थिति ये हुई कि ये 5% 95% के लिए मतलब संपूर्ण नहीं था, वो इनकी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं कर पा रही थी। इसी तरह जब ये अमेरिका में पूंजी का केंद्रीकरण हुआ तो जो वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी थे वो बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि अधिक पैसा जिसके पास होगा, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का कंडीशन है, अंबानी, अडानी, उन्हीं के पास अधिकांश संपत्ति है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास उतना संपत्ति है नहीं, तो वो लोग जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। इसी तरह की स्थिति वहाँ भी उत्पन्न हो गई थी और वहाँ का जो 78% वेल्थ थी वो सिर्फ 0.3% लोगों के पास आ गई थी, और ये जो 22% थी ये 99.7% लोगों की पास आ गई थी। तो जो कि 99.7% लोगों का आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं थी, बहुत कम थी। इसी तरह वहाँ के आर्थिक मंदी आना स्वाभाविक हो गया, क्योंकि कम लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो अधिकांश लोगों के पास पैसा कम होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। सामान्य ये संपूर्ण पैसा है हमारा, इसका ये जो है इतना जो पैसा है ये सिर्फ 0.3% लोगों के पास है, इतना पैसा। इससे ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, और ये इतना जो पैसा है ये 99.7% लोगों के पास है। इससे ये लोग क्या करेंगे? अगर थोड़ा सा भी लेंगे, कुछ भी लेंगे तो इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति वहाँ भी हो गई थी, जिस कारण अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, और ये अमेरिका पूंजी का केंद्रीकरण अमेरिका आर्थिक मंदी का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी। हमारा चौथा पॉइंट है सट्टेबाजी। जैसा कि उस वक्त अमेरिका में 1929 ईस्वी से पहले महायुद्ध में, जब महायुद्ध हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसके पश्चात वहाँ के जितने भी बेनिफिट हुए थे, वो जो बेनिफिट का पैसा था वो सभी पैसे वहाँ के लोग शेयर बाज़ार में लगाया करते थे। और वहाँ पे जो शेयर बाज़ार में लगाया करते थे प्रारंभ में, तो वो पैसा
सब बहुत अधिक लाभ कमाने लगे। और अंत तक जब ये स्थिति हुई तब एक ही जगह अगर ज़्यादातर अधिकांश लोग आएंगे तो उस वक्त ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि शेयरों के दाम ज़्यादा से ज़्यादा घटने लगे। और जैसा कि प्रोफेसर फाकनर का कहना है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का एक ही कारण है, जो है सट्टेबाजी। हाँ, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो था उसने अमेरिका से अपने नागरिकों का पैसा लाने के लिए 6.5% तक की वृद्धि कर दी थी। उससे ये हुआ कि अधिकांश लोग वहाँ नहीं गए, मतलब अधिकांश लोग 6.5% जब वृद्धि कर दिया गया तो वो लोग सट्टेबाजी लगाना थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ का पैसा उनको देना था ब्रिटेन गवर्नमेंट को, वहाँ के नागरिकों को पैसा। तो ऐसी स्थिति होने से ये हुआ कि आर्थिक मंदी के दौर प्रारंभ हो गए, क्योंकि सट्टेबाजी घटने लगी और सट्टेबाजी घटने लगी, जिससे आर्थिक चक्र थोड़ा डगमगाने लगा, जिससे ये आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हो गया। हमारा 5वां पॉइंट है दोषपूर्ण आर्थिक नीति। वहाँ का अधिकांश विद्वानों का मानना था कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई उसका प्रमुख कारण वहाँ के अमेरिका के जो नीति निर्देशक लोग थे, जैसा कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट होवर, इनका जो नीति था, उन्होंने अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था। उसका प्रभाव, टैरिफ कर दिया होता है कि कर, वहाँ पर कई अधिकांश वस्तुओं पर ज़्यादा कर लगाने के कारण संपूर्ण यूरोप पर जो प्रभाव पड़ा वो कर के कारण पड़ा। जैसे अगर कोई वस्तु का किसी देश से जाएंगे, जैसे कहीं ये एक्चुअल में होता है, ये संपूर्ण यूरोप है, इसी में कुछ भाग अमेरिका है, कनाडा है, इस तरह से ये अमेरिका है, ये कनाडा है, इसी तरह से बटा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से ये वस्तु ये संपूर्ण जगह पर आएगी तो यहाँ से यहाँ आने में इनकी जो कर के दाम थे ये अधिक थे, तो इस जगह पर ये जो लोग लेते थे इन्हें अधिक पैसा देना पड़ता है, जिस कारण ये लोग माल कम लेने लगे। और यहाँ के जो इंडस्ट्री हुआ करती थी, इंडस्ट्री में माल का उत्पादन बहुत अधिक था, जहाँ उत्पादन इतना था कि खपत का जगह नहीं था, और यहाँ से यहाँ जाने में भी इन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कर लिया जा रहा था। तो अगर कोई भी स्टेट किसी जगह से ज़्यादा कर वाले वस्तु नहीं लेंगे और यहाँ का माल इनको देना जरूरी था, इनका करना ये चाहिए था कि इनके करों का दाम घटा देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ कि संपूर्ण यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसका एक प्रमुख कारण वहाँ के जो 31वें प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट होवर साहब, उन्होंने वहाँ पर टैरिफ लगा दिया था। तो 6ठा पॉइंट है सोने का विषम वितरण। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश सोना फ्रांस और अमेरिका में एकत्रित होने लग गया। युद्ध काल के समय मित्र राष्ट्रों को अमेरिका और फ्रांस ने युद्ध सामग्री और सेना इतनी दे दी, जिससे मित्र राष्ट्र लगभग 5,000 करोड़ का ऋणी हो गया। और ये ऋण उनके ऊपर इतना हावी हो गया, और अमेरिका और फ्रांस ने बाद में ये ऋण सोने के रूप में वापस लिए, जिससे अधिकांश सोना अमेरिका और फ्रांस में जमा हो गया। ऐसा अधिकांश विद्वानों का कहना है कि संपूर्ण विश्व का 60% सोना अमेरिका और फ्रांस के पास आ गया था। इससे हुआ ये कि सोने के दाम बढ़ जाने से वस्तुओं के दाम घट गए, जबकि सोना लिमिटेड था। ऐसा दाम बढ़ता और घटता क्यों है कि अगर कोई वस्तु संपूर्ण विश्व में इतनी ही मात्रा में है और उसमें से अगर इतना कहीं और चला जाए तो इसका वैल्यू भी उतना ही रहता है। और ये लोग दो ही देश है, अमेरिका और फ्रांस दो ही देश है, तब ये लोग क्या करेंगे, इसकी कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कोई इस वस्तु को मांगेगा तो इसका कीमत ज़्यादा करके लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है या संपूर्ण विश्व को मालूम है कि ये वस्तु प्राकृतिक और ये कोई कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता और ये लिमिटेड है। तो लिमिटेड वस्तु का दाम हमेशा बढ़ता ही है। जैसा कि इकोनॉमिक्स का नियम है कि कोई भी वस्तु का कीमत उस वक्त बढ़ता है जब उस वस्तु की कमी होती है, तो वैसा ही होने लगा। और वहाँ पर वस्तुओं की कीमतें इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि ऐसी स्थिति में सिक्कों की कीमतें घटने लगी, क्योंकि सोने के सिक्के आने से सोने के सिक्के की कीमतें बढ़ने लगी और इनकी कीमतें घटने लगी। ऐसा क्यों? अगर ये सोना का सिक्का है और ये किसी सिल्वर या फिर किसी मेटल का सिक्का है या तांबा का सिक्का है, अगर इसका दाम इसकी तुलना में अधिक है
ये एक सिक्का लेने के लिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझ रहा हूँ, ये एक सिक्का लेने के लिए इसके आपको कम से कम 1000 सिक्का चाहिए होगा, तब इसकी कीमत बढ़ गई। अब ऐसे अगर 2 सिक्के हो गए तो ऐसे 2000 सिक्के हो गए, तो अब ऐसे 2000 सिक्का अधिक है कि ये 2 सिक्का अधिक है, तो गोल्ड का 2 सिक्का अधिक है, इसलिए इसकी कीमतें बढ़ गई। अब ऐसी स्थिति में ये हुआ कि अधिकांश सोना वहाँ जमा हो गए। और कई विद्वानों का कहना ये भी था कि ये जो चीन और एशिया के जितने भी देश थे, चीन, भारत, यहाँ पे चांदी की ये वस्तुएं भी अधिक पाई जाने लग रही थी, चांदी भी अधिक पाई जाने लग रही थी, और चांदी भी इसकी तुलना में कम हो रही थी, इसलिए चांदी के रेट भी घट रहे थे। अब ऐसे में ये होता था कि वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ेगी और सोने की कीमतें जब सोने की कीमतें जब बढ़ेगी और वस्तुओं की कीमतें जब घटेगी, तब उसके तुलना में ये कम सिक्कों से ही अधिक वस्तुएं खरीद सकते थे। अब ऐसे में ये हुआ कि वहाँ के आर्थिक मंदी आना स्वाभाविक हो गया। सोने की इस अतिरिक्त विभाजन से ये हुआ कि 1929 ईस्वी का आर्थिक मंदी प्रारंभ हुआ, जिसने अंत तक आकर ये जो आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारा 7वां पॉइंट है आर्थिक विकृत राष्ट्रतंत्र। जब ये 1929 से 1932 ईस्वी के बीच ये जब आर्थिक मंदी चल रही थी, उस वक्त अधिकांश देश ये कर रहे थे कि उनके जो वस्तु होते थे वो खुद अपना निर्मित किया करते थे, और वो चाहते थे कि हमारा वस्तुएं अधिक से अधिक निर्यात हो और कम से कम आयात हो। इससे ये होता था कि इसमें जो कर लगता था वो कम और अधिक हुआ करता था। ठीक है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो जो ब्रिटेन था वो आर्थिक अपना द्वार खोला रखा था, संपूर्ण देश के लिए अपने आर्थिक द्वार खोल कर रखा था। उसमें ये होता था कि ब्रिटेन के साथ कोई भी आसानी से व्यापार कर सकता था, उस वहाँ पर उन्हें कर भी बहुत कम कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो ब्रिटेन चाहता था कि अधिक से अधिक हम कर में कटौती करें, जिससे हमारा व्यापार बढ़े। अब इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि अधिकांश देशों ने ये स्थिति अपनाने लगी, तब उनके देखा देखी में ब्रिटेन ने भी ये स्थिति अपनाई। इससे ये हुआ कि हर कोई अपना वस्तुएं खुद ब खुद बना रहा है और खुद ब खुद उपयोग कर रहा है। अब जब ऐसा होगा तब होगा क्या एक्चुअल में, ये जैसा एक देश है और ये दूसरा देश, ये 100% अपना बना लेगा और ये भी 100% बना लेगा, तो अधिकांश देश जब ऐसा करेंगे तब ये होगा कि इनकी वस्तु ये खरीदेंगे नहीं और इनकी वस्तु ये खरीदेंगे नहीं, तब इस समय आर्थिक मंदी आना तय रहता है, जिससे संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा और 1929 से 32 ईस्वी तक में महामंदी का कारण बना। यह है हमारा 8वां नंबर, कृषि उपज एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि। जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके पश्चात जो भी वस्तुएं निर्मित हो रही थी वो तो मशीनों से हो रही थी। मशीन से अगर उत्पादन होगा और उसी वस्तु को कोई इंसान उत्पादन करेगा, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मशीन अनलिमिटेड काम कर सकता है। अगर कोई ये जैसे ह्यूमन है और ये मशीन है, ह्यूमन एक मानिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 घंटा में 10 ही वस्तु का निर्माण कर सकता है, परंतु मशीन हजारों या फिर 100 से ज़्यादा ही निर्माण करेगा। इससे होता यह है, जब ये युद्ध की स्थिति थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त तो ये ठीक था, क्योंकि युद्ध में अधिकांश सैनिक सामग्रियों की आवश्यकता थी, गोला बारूदों की आवश्यकता थी, तो ये मशीनें उसको पूर्ति कर दे रहे थे। परंतु जब युद्ध काल समाप्त हो गया उसके पश्चात भी कुछ समय तक तो ये स्थिति बनी रही कि वो मशीनों की खपत संभाल ले रहे थे, परंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात उन वस्तुओं का कोई अधिक मूल्य नहीं रहा जो मशीनों द्वारा निर्मित किया गया था। क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ कि जो वस्तुएं मशीनों द्वारा निर्मित होती थी वो तो अधिकांश मात्रा में पाई जाने लगी, और जो वस्तुएं इंसानों द्वारा निर्मित की जाती थी उसकी दामें भी अधिक होती थी, तो ये मशीनों वाला ही वस्तु का उपयोग होता था। अब ऐसा स्थिति कंडीशन उत्पन्न होने के कारण उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो गई। क्योंकि उन जो माल ये उत्पादन कर रहे थे फैक्ट्री या मशीनों द्वारा, वो तो खपत हो नहीं रही थी। तो जब ये खपत नहीं हो रही थी तो वो सामानों के दाम ऑटोमेटिक घट रहे थे। घट कैसे रहे थे, देखिए, ये जैसे अगर ये मानिए 3 देश है, ठीक है, इसका कैपेसिटी 100 पीस लेने का, इसका 100 पीस लेने का और इसका अपना 100 पीस लेने का, ठीक है। अगर कोई भी मशीन है वो तो 3-4 दिन में 100 पीस निकाल दे रहा था, मानिए एग्जाम्पल के तौर पर, और ये यहाँ पर अपना माल खपत कर दे रहा था, यहाँ भी कुछ दे रहा था, यहाँ दे रहा था। परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन के उत्पादन होने के कारण यहाँ भी तो मशीनों से बन रहा था, यहाँ भी तो बन रहा था, तो यहीं पर अपने सामान ही इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि एक दूसरों से सामान ले नहीं रहे थे, और उस सामान का अधिकांश मात्रा में उत्पादन हो जाने के कारण उसकी कीमतें ऑटोमेटिक घट गई, जिस कारण वहाँ की वस्तुओं में वृद्धि होने के कारण वो माल बेचाया नहीं, और वो माल बेचाने ना जाने के चक्कर में आर्थिक चक्र चल नहीं पाया, जिस कारण ये आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हो गया।
तो हम लोग 8 नंबर पॉइंट लिखने के बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने से पहले आप ऊपर में ऐसा निष्कर्ष दे के लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि ये जो आर्थिक मंदी आई इसके क्या क्या कारण थे, उनमें से कुछ कुछ पॉइंट लेकर आप निष्कर्ष को कंप्लीट कीजिएगा। और पहले लिखिएगा ये जो आर्थिक मंदी आई 23 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रारंभ हुई। ये कब प्रारंभ हुई थी? जब अमेरिका में शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई थी। वॉल स्ट्रीट कहा जाता है उस जगह को जहाँ पर ये शेयर मार्केट का सट्टेबाजी होती थी। और इसके और भी कारण थे, जैसे कि वहाँ जो 31 प्रेसिडेंट थे हार्वर्ड हूवर साहब, उनकी जो नीतियाँ थी उनके द्वारा ही ये हुआ था। उनकी नीतियाँ क्या क्या थी? उनकी नीतियाँ ये थे कि उन्होंने अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैरिफ की दरों को बढ़ा दिया था। टैरिफ क्या होता है? जैसे आयात कर, निर्यात कर, आयात कर होता है ना, वैसे ये देखिए, ये कोई देश है, जैसे ये अमेरिका है, ये इंडिया है, तो इसकी सामान यहाँ जाएगी, इसकी सामान यहाँ आएगी, तो हर देश अपना आयात और निर्यात कर लगाती है। कर जिसे कहते हैं ना, इसे ही टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ, ठीक है, टैरिफ कहते हैं। तो ये जो अमेरिका था, इसने आने वाली वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ा दी थी। इससे होता ये था कि ये यहाँ की जो वस्तुएं थी, यहाँ आती थी, तो वो 100 रुपये में अगर कोई वस्तु यहाँ आती थी तो इन्हें कर लगाकर इसका दाम 150 हो जाता था। तब ऐसा में कोई भी वस्तु यहाँ पे बेचादार नहीं था, तो ये लोग यहाँ वस्तु भेजते नहीं थे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि उनके वस्तु यहाँ पे भी उसी सामान का दाम 100 रुपये मिल जाएगा। अगर कोई सामान एक ही जगह पर एक ही जैसा चीज़ अपना देश का होने से वहाँ सस्ता पड़ा था, क्योंकि टैरिफ की दर कम पड़ रही थी। ऐसे में उनका व्यापार हो नहीं रहा था। अब जब ऐसा हुआ था, हर देश अपना भी टैरिफ दर बढ़ा दे रहा था। ऐसा ही ब्रिटेन, जो कि अपनी खुली मुक्त द्वार की नीति अपनाया हुआ था, वहाँ पर कोई भी आसानी से व्यापार कर सकता था। उसने भी अपनी इस नीति का पालन करते हुए, इन सभी देशों को देखते हुए अपना भी कर के दरों को बढ़ा दिया। इससे ये हुआ कि किसी भी देश का माल जो औद्योगिकीकरण के पश्चात अधिकांश बढ़ता जा रहा था, वो दूसरे देशों पर खपत नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। और निष्कर्ष में आप इसके पश्चात इसके निवारण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप उसे थोड़ा सुझाव दे सकते हैं। जैसे ये जो हार्वर्ड हूवर साहब थे, उनके द्वारा ये टैरिफ की दरों पर घटाकर ऐसा किया जा सकता था कि इस महामंदी को रोका जा सकता था। और उसके पश्चात आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब भी कोई व्यापारी, किसी व्यापारी, जैसे ये यहाँ से कोई भी वस्तु इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसकी दरों में थोड़ी और अधिक छूट दी जाती, उन्हें कई प्रकार की सब्सिडी वगैरह सुविधा दी जाती, जिससे कि ये महामंदी नहीं होती। ऐसा करके आप कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये MA हिस्ट्री के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो कि आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको निष्कर्ष के साथ साथ पॉइंट भी देने होते हैं और शुरुआती में जो आप लोग परिचय देते हैं, परिचय भी देने होते हैं। और ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी आपको ऐसा स्टडी करवाया होगा जैसा मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली कोल्हान यूनिवर्सिटी को अपनी नज़र में रखते हुए ये कर रहा हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।